तेरा कॉलेज कौन सा है? जून जून। याद है? बेसिक बता दो, कॉम्बिनेशन क्या था? मर्जर एक्विजिशन। टॉक टॉक। वो तो एक्विजिशन है। हाँ, मर्जर एक्विजिशन, और भी कुछ था क्या? कंट्रोल, वेरी गुड। मर्जर एक्विजिशन कंट्रोल, किस चीज का कंट्रोल कर रहे हैं? एंटरप्राइज का कंट्रोल कर रहे हैं, बराबर है। और क्या कॉम्बिनेशन कब बनेगा? कॉम्बिनेशन, हर मर्जर को कॉम्बिनेशन बोलेंगे क्या? हर एक्विजिशन को कॉम्बिनेशन बोलेंगे क्या? तो कौन सा ऐसा एक्विजिशन है, कौन सा मर्जर है जिसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे? कब बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन है? हर एक मर्जर कॉम्बिनेशन है क्या? तो कौन सा मर्जर कॉम्बिनेशन है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये कॉम्बिनेशन है या कॉम्बिनेशन नहीं है? हम्म। वो मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बता कि कब बोलेगा कि कॉम्बिनेशन है। नंबर्स किस चीज में दिए हुए हैं? हाँ, बट क्या मतलब, क्यों नोटिस फाइल करें हम लोग? हाँ, कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट ऐसे एंटरप्राइजेस या ग्रुप का मर्जर जो कंबाइन होके गिवन असेट के लिमिट को क्रॉस करे या गिवन टर्नओवर के लिमिट को क्रॉस करें। अगर वो लोग अक्वायर करके साथ में मिलके वो लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो अगर दो एंटरप्राइज मर्ज हो रहे हैं बट वो प्रिस्क्राइब लिमिट के नीचे है तो उनको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट अगर दो लोग मर्ज हो रहे हैं और वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, प्रिस्क्राइब लिमिट किसका? असेट एंड टर्नओवर का, वो भी कंबाइंड। दोनों एंटरप्राइज का मिलके अगर वो असेट क्या हो रहा है, उतने लिमिट से ऊपर जा रहा है या टर्नओवर उतने ऊपर लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन करना है तो पहले प्रायर अप्रूवल लगता है। किसका प्रायर अप्रूवल लगता है? सीसीआई का। और कैसे अप्रूवल लेंगे? फोन देखे क्या? नहीं, तो हम लोग क्या फाइल करेंगे? नोटिस। इसलिए नोटिस फाइलिंग का वहां पे क्या दिया है? थ्रेशोल्ड। समझ में आया कि ये लिमिट के ऊपर गया तो अपने को नोटिस फाइल करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अभी किसी ने पूछा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो तुम बोलेगा कोई भी मर्जर एक्विजिशन कंट्रोल अगर प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ असेट्स एंड टर्नओवर के ऊपर गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। अभी लिमिट याद किया था तुम लोग ने? क्या था लिमिट बताओ? अच्छा, तुम लोग ने याद किया है, 2 मिनट चार्ट पढ़ लो फिर मुझे ड्रॉ करके बताओ। चलो, बुक लाए हो? बुक लाए हो तो ठीक है, वरना पीछे जगह है वहां पे बना दो, वरना पेपर चाहिए तो यहां से ले लो। एंड एक बुक बनाओ जहां पे जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगी वो सॉल्व करोगे ना।
तो एक सेपरेट बुक बना दो उसका, ठीक है। चाहिए तो दो सेक्शन में बना दो, अगर हेमाली मैम दे रहे हैं तो उसमें। कल हेमाली मैम का लेक्चर है 5 to 7, ठीक है। तुम लोग को डाउट्स थे ना, क्लियर करवाना कल मैम से, ठीक है। मैम ने क्या पढ़ाया था, डिजाइन्स। पहले इंट्रोडक्शन दिया था, फिर लास्ट चैप्टर डिजाइन चालू। डिजाइन्स चालू किया ना, तो उन्हें डिजाइन्स में क्या लिखने बोला था। डिजाइन्स का इंट्रोडक्शन में शॉर्ट नोट्स किसका, आईपीआर का शॉर्ट नोट, है। गैट्स है। हाँ, WIP प्रिंसिपल्स लिखने बोला था क्या गैट का, शॉर्ट नोट्स बोला। गैट का। हाँ, WIP हाँ, और विपो और ट्रिप्स। हुआ पढ़ के, बंद करो बुक्स और ड्रॉ करो।
क्या हो रहा है? चलो आगे चलें। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन हम लोग ने पढ़ा था बच्चे लोग कि अब्यूज ऑफ डोमिनेशन में यहाँ पे क्या वर्ड था? प्रोहिबिशन। क्या था? प्रोहिबिशन, क्योंकि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस अलाउड ही नहीं है, बराबर है। बट कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, कॉम्बिनेशन अलाउड है बट क्या है? रेगुलेटेड है। करेक्ट है। रेगुलेशन मतलब अलाउड है बट क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल दे दिया तो अलाउड, वरना नॉट अलाउड। क्लियर? ठीक है। सेक्शन 6 of the Competition Act prohibits any person or enterprise from entering into combination which causes or likely to cause an appreciable, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? फर्स्ट लाइन वापस। सेक्शन 6 प्रोहिबिट करता है एनी पर्सन और एंटरप्राइज फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ which causes or is likely to cause appreciable adverse effect। तो कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोहिबिटेड है? सारे कॉम्बिनेशन प्रोहिबिटेड है क्या? नहीं, ऐसे कॉम्बिनेशन जो क्या कॉज करें on the competition within the relevant market in India, and if such combination is formed it shall be void। combination can be both horizontal and vertical। horizontal समझता है सेम लेवल, vertical समझता है ऊपर नीचे वाला लेवल। क्लियर है? अभी वर्ड समझते हैं अपने को। सेक्शन 6(2) envisages मतलब states, gives, that any person or enterprise who or which proposes to enter into any combination shall give a notice to commission disclosing details of the proposed combination। क्या बोला है? सेक्शन 6(2) क्या देता है? 6(2) क्या देता है? एनी पर्सन या एंटरप्राइज जो क्या कर रहा है? प्रपोज। क्या प्रपोज कर रहा है? टू एंटर इनटू एनी कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा एंटरप्राइज या पर्सन जो कॉम्बिनेशन में एंटर करना चाहता है, एंटर करना चाहता है, उसको क्या देना पड़ेगा? किसको? क्या डिस्क्लोज करते हुए? डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन। ये वर्ड प्रपोज डाला है क्योंकि कॉम्बिनेशन बिना नोटिस के नहीं हो सकता, इसीलिए प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होने वाला है, उसके पहले ही क्या देना है तुमको? नोटिस देना है। किसको नोटिस देना है? सीसीआई। क्यों नोटिस दे रहे हैं? अप्रूवल लेने के लिए। क्यों नोटिस दे रहे हैं? अप्रूवल लेने के लिए। इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एंड सबमिट द फॉर्म टुगेदर विद द फी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशन। सच इंटिमेशन शुड बी सबमिटेड विद इन ऑफ फर्स्ट, पढ़ो। कब सबमिट करना है? अभी सबमिट तो करना है अपने को नोटिस। नोटिस 30 दिन में सबमिट करना है, बट 30 दिन कहां से? 30 दिन कहां से? ये दिया हुआ है ए एंड बी में। सबसे पहले ए पढ़ो। डन। क्या बोला है फर्स्ट में? जहां पे अप्रूवल किस प्रपोजल के रिलेटेड है? और ये मर्जर और अमेलगमेशन कहाँ दिया है? तुमको नहीं दिया क्या सेक्शन 5?
बच्चे लोग यहाँ पे जो वॉइड एंड हो रहा है ना, दिखा, टैब्यूलर के ऊपर, उसके नीचे ऐड करना, उसके नीचे ऐड करना है, ठीक है। मॉड्यूल में दिया। जरूरत नहीं है लिखने की। ये वाला जो है ना, ये 5A है, ये 5B, और ये 5C। समझ में आया? सो एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल शेयर्स वोटिंग राइट असेट, ये क्या है? 5A। फिर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल से 5B, और ये 5C। क्लियर? समझ में आ गया? लिखने की जरूरत नहीं। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स वगैरह 5A, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पर्संस 5B, मर्जर अमालगमेशन 5C। ठीक है। चलो आगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? मर्जर अमालगमेशन कौन सा सेक्शन था? बराबर है। यहाँ पे भी मर्जर अमालगमेशन क्या बोला है? 5C। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है? अगर अप्रूवल प्रपोजल किसके रिलेटेड है? मर्जर और विच इज गिवन अंडर सेक्शन 5C। तो बाय द बोर्ड ऑफ, अच्छा मर्जर अमालगमेशन किसका हो सकता है? कंपनी का ना। तो अप्रूवल कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बराबर है। प्रपोजल कौन पास करेगा? अग्रीमेंट कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे बोला है कि मर्जर अमालगमेशन का जो प्रपोजल है ना, वो रेफर किया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। कंसर्न विद सच मर्जर अमालगमेशन, वहां से 30 दिन में क्या करने का? नोटिस देने का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि मर्जर अमालगमेशन करने का है। कौन से सेक्शन के अंडर? 5C। वहां से 30 दिन में क्या देने का? नोटिस। समझ में आया? और कोई और सिनेरियो है तो एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन रिफर्ड अंडर 5A एंड अक्वायरिंग कंट्रोल अंडर 5B। क्लियर है? तो यहाँ पे अग्रीमेंट बनाया, एग्जीक्यूट किया, मतलब
साइन। समझ में आया? एग्जीक्यूशन मतलब साइनिंग। तो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया अंडर सेक्शन 5A और 5B। 5A टॉक्स अबाउट acquisition of shares, assets, control, and 5B talks about acquiring of control। बराबर है? इन दोनों के रिलेटेड कुछ भी अग्रीमेंट बनाया तो वहां से 30 दिन, मर्जर अमालगमेशन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, वहां से 30 दिन में क्या दोगे? नोटिस। किसको? सीसीआई को। क्यों? फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ठीक है। अभी ये जो नोटिस देते हैं ना बच्चा लोग, हमेशा याद रखना, नोटिस फॉर अप्रूवल इज गिवन अंडर सेक्शन 6(2). नोटिस किसके अंडर जाता है? 6(2). हम ये रेगुलेशन कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 6। और नोटिस के बारे में हमने कहा पढ़ा? सेक्शन 6। तो नोट जहां पे भी सेक्शन 6(2) दिखेगा कंपटीशन एक्ट में, तो क्या टिंग होना चाहिए? नोटिस ऑफ कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? सेक्शन 5 क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन के बारे में, उसका थ्रेशोल्ड। सेक्शन 6 क्या बोलता है? उसका रेगुलेशन के बारे में। 6(2) क्या बोलता है? उसके नोटिस के बारे में। समझ में आया? अभी 6(2) बिग ए पढ़ो। अगर बिग ए है तो बिग ए ही लिखने का, उसको छोटा ए लिखोगे तो गलत सेक्शन हो जाएगा। अभी सडनली यहाँ पे बिग ए क्यों दिया? अभी कैसा होता है, जब भी सेक्शंस बनते हैं तो लाइन से बन गए ना, 5, 6, 6A, 6B, 6C। अभी कुछ नया इंसर्ट करना है तो कैसा करेगा? तो बड़ा ए करके डाल देता है। मतलब कुछ नया अमेंडमेंट आता है ना, तो उसको कैसे डाल सकते हैं? बड़ा ए बड़ा बी करके डाल देते हैं। इसीलिए क्या डाला है? 6(2) बिग ए। समझ में आया? हाँ, ओके, पढ़ो। 6(2) बिग ए क्या बोलता है? अपन 4 पेज पढ़ रहे हैं 2 घंटे में। समझ में आ रहा है? अपना तीसरा लेक्चर है ये ना, ये चौथा लेक्चर है। चौथा। अपन 16 पेज पढ़ा है अब तक। 4 4 से 16। डन। क्या बोला है 6(2) बिग ए में? 6(2) बिग ए क्या बोलता है? जब तक 210 days पास नहीं होता डे ऑफ नोटिस। बराबर है। मतलब नोटिस देने के बाद 210 दिन का वेट पीरियड है। 210 दिन का क्या है? अभी 210 दिन में सीसीआई क्या करता है पता है? इंक्वायरी। सीसीआई क्या करता है? इंक्वायरी कि जो तुमने नोटिस दिया है उसके रिलेटेड वो करेगा इंक्वायरी। कि तुमको अप्रूवल दे दिया तो अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट होएगा क्या? वो सब क्या करेगा? छानबीन करेगा 210 दिन। और 210 दिन में सीसीआई क्या करेगा? रिप्लाई करेगा कि हाँ है या ना है। अगर सीसीआई ने 210 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो मान लेने का हाँ है, बट वो डेफिनेटली 210 दिन में क्या कर देता है? रिप्लाई कर देता है, वेदर इट इज अप्रूव्ड और इट इज रिजेक्टेड। इसीलिए बोला है वेट पीरियड है कितने दिन का? 210 डेज। समझ में आया? 210 डेज कब से गिनोगे? नोटिस देने के बाद से। समझ में आया? नोटिस देना है कितने दिन में? 30 दिन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर्जर अमालगमेशन डिसाइड करेंगे तब से, या अग्रीमेंट बना तब से 30 दिन में नोटिस देंगे और फिर 210 डेज के लिए वेट करेंगे। तब तक सीसीआई का क्या आएगा? जवाब। क्लियर? have passed from the day of notice or the commission has passed order whichever is earlier. The CCI, so यहाँ पे क्या बोला है? 210 दिन वेट करना है, नोटिस से 210 दिन वेट करना है, या तो कमीशन ने ऑर्डर अर्लियर दे दिया तो अर्लियर,
अर्लियर हो गया तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा इफेक्ट में, और अगर अर्लियर जवाब नहीं दिया तो मैक्सिमम कितने दिन वेट करना है? 210 दिन। सो अगर 100 दिन में ही सीसीआई ने जवाब दे दिया तो 100 दिन में कॉम्बिनेशन, बट अगर 210 दिन तक जवाब नहीं दिया तो 210 दिन तक वेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम इज 210। क्लियर? Section 20, the Competition Commission of India has been empowered to deal with such notice in accordance with provision of 29, 30 and 31. कैसे डील करेगा? 29, 30 and 31 के हिसाब से। 29 क्या है? 29 में क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर दिया है फॉर, मैंने अभी बोला ना, सबसे पहले सीसीआई क्या करेगा? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 29 के हिसाब से वो सबसे पहले क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? ठीक है। फिर 30 में कमीशन डिटरमाइन करेगा कि जो भी डिस्क्लोजर दिया अंडर सेक्शन 6(2), व्हाट इज 6(2)? नोटिस। तो जो भी डिस्क्लोजर दिया नोटिस में वो सही है या नहीं है, एंड वेदर द कॉम्बिनेशन हैज और लाइकली टू हैव अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो सीसीआई डिटरमाइन करेगा कि नोटिस में जो भी दिया है वो सही है क्या, एंड प्लस वो डिसाइड करेगा कि वो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट दे रहा है कॉम्बिनेशन या नहीं दे रहा है अंडर सेक्शन 30। क्लियर? फिर 31 क्या प्रोवाइड करता है? कमीशन में अलाउ कॉम्बिनेशन, दिख रहा है में लिखा है, में अलाउ कॉम्बिनेशन इफ इट विल नॉट हैव एनी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। अगर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो कॉम्बिनेशन अलाउ कर देगा सीसीआई। और पास एन ऑर्डर दैट कॉम्बिनेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट इफ इन इट्स ओपिनियन सच कॉम्बिनेशन हैज और लाइकली टू हैव अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। 31 में अगर उसको लगता है अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो कॉम्बिनेशन अप्रूव्ड, अगर उसको लगता है तो नहीं करेगा। वेरी क्लियर? हाँ, ये लाल दिखता है ना तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ये दिख रहा है बीच में तो रिकॉर्डिंग चालू है, वो नहीं दिखेगा तो रिकॉर्डिंग बंद। डन? Okay. The provisions of section 6. Section 6 is regulation of combination. Section 6 is regulation of combination. Section 5 is combination and threshold. Section 5 is combination and threshold. 5A, 5B, 5C. And 4 is abuse of dominance. 3 is anti-competitive agreement. Clear? 3 is anti-competitive, 4 is abuse, 5 is combination, 6 is regulation of combination. याद आएगा? 6(2) is notice. 6 big A is wait period. 6(2) big A. ठीक है? ओके। और वो किसके हिसाब से अप्रूवल देगा? 29, 30, 31 के हिसाब से। Got the point? ठीक है? Provision of section 6 do not apply to share subscription or financing facility or any acquisition by a public financial institution, foreign institutional investor, bank or venture capital fund pursuant to a covenant. Covenant is agreement. नहीं, एक मिनट। Covenant is some clause. Clause समझ में आता है? अग्रीमेंट में जो पॉइंटर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। ठीक है? और of loan agreement or investment agreement. This exemption appears to have been provided in the act to facilitate raising of funds by an enterprise in course of its normal business. कैसा है? अभी एक कंपनी है A लिमिटेड, उसने लिया था बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। क्या लिया था? लोन या वेंचर कैपिटलिस्ट से, जो भी है उनसे क्या लिया था? लोन। अभी ये लोग ने लोन रीपे नहीं किया ना,
तो उसके वजह से इन्होंने क्या कर लिया, असेट को अक्वायर कर लिया। क्या कर लिया, असेट को अक्वायर कर लिया। या वो लोग ने शेयर सब्सक्राइब किया था, फाइनेंसिंग फैसिलिटी दिया था, कुछ तो दिया था, तो इन्होंने क्या कर लिया, असेट अक्वायर कर लिया। अभी हो सकता है कि ये जो बैंक है उसने आईसीआईसीआई बैंक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तुमको समझ में आता है, आईसीआईसीआई लिमिटेड है, मतलब ये भी कौन सा कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है। कौन सा कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है। तो अभी ये हो सकता है जब ए लिमिट के असेट्स को अक्वायर करेगा, दोनों मिलके लिमिट एक्सीड हो रहा है, दोनों मिलके क्या हो रहा है, लिमिट। समझ में आ रहा है क्या बोला है, आईसीआईसीआई लिमिटेड ने ए लिमिटेड को लोन दिया था, ए लिमिटेड ने पैसा वापस नहीं दिया, तो उन्होंने लोन अग्रीमेंट में ही लिखा था कि अगर पैसा वापस नहीं दोगे ना तो हम असेट अक्वायर कर लेंगे। कहाँ पे दिया था, लोन अग्रीमेंट के कोवेनेंट में, क्लॉज में ही दिया था कि हम लोग क्या कर लेंगे, असेट अक्वायर कर लेंगे। अभी अगर लोन रीपे नहीं किया तो बैंक जाके क्या करेगा, असेट अक्वायर करेगा। तो अभी तुमको समझ रहे हो, ए लिमिटेड का असेट भी बैंक के पास आ गया, तो हो सकता है दोनों का असेट मिलके थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो बोला भाई सेक्शन 6 जो है वो ये सब लोगों को अप्लाई ही नहीं करता। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, बैंक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग तो लोन देंगे ना, और लोन देंगे और रीपे नहीं किया तो असेट भी लेंगे, और हो सकता है कभी ऐसा एक्विजिशन के वजह से उनका जो लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है, बट उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव क्या, कंपटीशन इम्पैक्ट करने का है। बैंक का मोटिव क्या है, कंपटीशन अफेक्ट करना, इम्पैक्ट है क्या उनका, क्या खुद का सिक्योरिटी है, खुद का सिक्योरिटी है ना। वो लोग थोड़ी कंपटीशन को रोकना चाहते हैं, वो तो खुद के सिक्योरिटी के लिए करते हैं, तो उनको कंपटीशन एक्ट अप्लाई नहीं करता। समझ में आया, वो पैराग्राफ वापस एक बार पढ़ो। फर्स्ट ही लाइन बोलता है सेक्शन 6 डू नॉट अप्लाई। ठंडी लग रही है तुझे, ठंडी लग रही है, बंद कर दे। तुम लोग जैकेट्स लेकर आया करो, ईपी वालों को देखने का पुराना बैच, सुबह सुबह 8 बजे ऐसे जैकेट वैकेट पहन जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे दिसंबर वेकेशन होने कब वाला है, कौन से डेट से। 23 के बाद हो गया। अभी तुम लोग जा रहे हो क्या कॉलेज, नहीं, कॉलेज चालू है तो नहीं। तू जाता उसका, हाँ बोल रहे हो, वो नाम बोल रहे 15 के बाद से चालू हो जाएगा, वेकेशन। मीन्स ये लोग का डेज चालू होएगा ना। मतलब अपन मॉर्निंग लेक्चर खत्म कर लेंगे ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। लेक्चर चालू है क्योंकि इट इज प्री इवेंट। तो तू जाके करता क्या है, फेस्ट एंजॉय करता है। भाई अभी चालू, मतलब 15 के बाद से ये डेज चालू होंगे। तुम लोग जाते हो कॉलेज, बड़ा बेड़े कर लिया है तुम लोग ने, नहीं पूछते आए, फिर ठीक है। 18 से डेज चालू होगा, तो अभी क्या चालू है, प्री इवेंट। इवेंट होता है, फिर प्री इवेंट होता है, फिर डेज होता है, बट ठीक है। इसमें भी anyway, लेक्चर चालू है। हाँ क्या, ये जो इवेंट तुम्हारा कौन सा कॉलेज है, से ये कौन सा अलग अलग एमसीसी है भाई, तेरा एमसीसी कुछ अलग चलता है क्या, मैं बोले जाते थे जल्दी कॉलेज, तो क्यों जाती है। हम लोग नहीं हम लोग को अभी बोले कि क्वार्टर निकालेंगे बच्चे। बोलते हैं। 2 साल से वैसे ही हुई। वो स्ट्रेस नहीं है, एमसीसी का स्ट्रेस नहीं मिलेगा इतना,
नहीं मतलब मैथ्स और एफएम का लेक्चर करते हैं तो जाती हूँ पढ़ाते हैं पेपर में वही आता है थोड़ा कठिन है जिंदगी। तुम्हारा वेकेशन चालू होने वाला रहेगा ना, या कॉलेज में लेक्चर्स होना बंद हो जाएगा ना, तो मुझे बताना, अपन मॉर्निंग सेशंस करेंगे। 15 के बाद से बोल के 16 को स्पोर्ट्स डे बोल रहे हैं छुट्टी कभी कब वो देते 16 से स्पोर्ट्स डे होता किधर है एमसीसी में, ग्राउंड में? हमने मैंने किधर और लेके गए एमसीसी को तो ग्राउंड है नहीं। वहां पे पहले कैंटीन में नहीं था, अब तो है। ठीक है चलो। समझ में आया ये पार्ट? 6 डू नॉट अप्लाई। ठीक है। अंडर सेक्शन 6(5), the public financial institution, FII, bank or venture capital funds are required to file in prescribed form details of control, the circumstances for exercise of such control and consequences of default arising out of loan agreement or investment agreement within 7 days from the date of such acquisition। उनको बोले सेक्शन 6 अप्लाई नहीं करेगा, बट उनको बोला है भाई तुम अक्वायर कर लोगे ना तो इन्फॉर्म करो। उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट उनको क्या देना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन। उनको क्या देना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन। कितने दिन में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा? 7 दिन में। 7 दिन कहां से बच्चा लोग? फ्रॉम एक्विजिशन और एंटरिंग इनटू सच अग्रीमेंट। समझ में आया? दे डोंट रिक्वायर टू गिव प्री नोटिस, दे रिक्वायर टू गिव आफ्टर नोटिस। 7 दिन में नोटिस। क्लियर? सेक्शन 6 सबसेक्शन 5। It may be noted that under the law, the combination are only regulated, whereas anti-competitive agreement abuse of dominance are prohibited. Very clear? ठीक है। अच्छा, तुम लोग यहां तक का टेस्ट दोगे क्या? आधा चैप्टर कब दोगे बताओ? 9 तारीख के पहले। 15 तारीख, 15 पेज की, 16 पेज कभी? 5 से रोज है। कब से पढ़ाई चालू करने वाले? कब से पढ़ाई चालू करने वाले? पूरा टाइम पढ़ने वाले? तुम दोनों का ही है तो बाकी सब दे दो, तुम सेमेस्टर के बाद दे दो। कौन सा दिन? 9 to 17। हाँ। तभी इन लोग का एग्जीक्यूटिव का प्रीलिम्स रहेगा, उसके साथ आके दे देना। क्योंकि उसके बाद अपना ये कंपटीशन एक्ट खत्म हो जाएगा ना, और 2-3 दिन में, तो 17 के बाद फुल टेस्ट रखूंगी, फुल चैप्टर का। अभी तो शुरू होएगा। सो तुम लोग कब दोगे बाकी सब? हे पगल, काय का एमसीक्यू? चुप रहे। एमसीक्यूज भी डालूंगी थोड़े। क्या डाउट है? हाँ, सारे नहीं दिए, सारे सबसेक्शंस नहीं देते, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो लोग लिमिटेड सबसेक्शन। देखना है 6(3), 6(4 क्या है? दिखाती हूँ 6(3), 6(4। आप इसके आंसर दो। 16 आंसर देने वाली मतलब आप लिखने देने वाले नोटबुक होमवर्क। हाँ मतलब पहले जैसे देते थे। हाँ, होमवर्क देती हूँ मैं तुमको।
टेस्ट के लिए उसमें से रहेगा। टेस्ट के लिए तुमको यही नोट्स पढ़ने क्वेश्चन से सब डायरेक्ट। ये कॉम्बिनेशन यस, बताते, इसीलिए तो ये बुक लाए हैं तुम्हारे लिए। तो देखो कैसा क्वेश्चन आया है। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट आया है 2020 में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, स्टार्टिंग में जाओगे तो दिखेगा तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन। दिखा? कौन से पेज नंबर पे है? 3। फिर पूछा है इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन, मतलब तुमको एमआरटीपी से कंपटीशन कैसे आया, कंपटीशन एक्ट, उसका जर्नी लिखना है। सच्चर कमेटी वाला पूरा सच्चर कमेटी लिखने का जरूरत नहीं है। पहले एमआरटीपी था, एमआरटीपी क्या बोलता था, फिर क्यों चेंज आया एलपीजी के बाद, वो डालना है। समझ में आया? पूरा ऐसा कॉम्पिटिंग वो है, ऐसा टॉपिक ही है कॉम्पिटिंग, उसमें भी है एमआरटीपी कैसा जॉइंट स्टॉक वाला, जॉइंट स्टॉक कमेटी ने वो सब किया और उसके अंडर है रिकमेंडेशन बाय सच्चर कमेटी और रिकमेंडेशन। नहीं 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 बेटा, वो तो सच्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन वगैरह दिया था, बट द पॉइंट इज ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा जेनरिक आंसर बनेगा। ये बोलना चाहता है कि कंपटीशन एक्ट आया क्यों। तो सबसे पहले क्या था, एमआरटीपी एक्ट, वो क्या बोलता था, प्रोहिबिशन। फिर एलपीजी आया था, तो एमआरटीपी एक्ट रिडंडेंट हो गया। उसके बाद आया तुम्हारा कंपटीशन एक्ट, उसको किसने रेकमेंड किया, वैसा पूरा तुमको क्या बनाना पड़ेगा, उसका जेनरिक आंसर। समझ में आया? ठीक है, ओके। उसके बाद पूछा है नीड फॉर कंपटीशन इन द मार्केट। व्हाई इज कंपटीशन इन द मार्केट एसेंशियल, 2021 में क्या लिखेगा उसमें, बताओ। नीड फॉर कंपटीशन इन द मार्केट, वाइडर चॉइस वगैरह है, कस्टमर को वाइडर चॉइस मिलता है, फर्म्स एफिशिएंसी में फोकस करता है, कंज्यूमर वेलफेयर में इंप्रूव होता है, वो पूरा है क्या मिला? सर इसमें ये पेज नंबर बताओ मुझे। यस, ये इतना ही दिया है क्या? तुम ये भी लिख सकता है, इंपॉर्टेंस। पूरा पूरा पाया हुआ है। हाँ, समझा? प्लस वाई डू वी नीड कंपटीशन है, प्लस ये भी, उससे तुम्हारा बन जाएगा आंसर। है क्या कर रहा है तू फोन पे? क्या मालूम क्या है। बाद में, इसमें क्या नहीं, बाद में आओ। फोन तेरे जैसा ही है।
फिर राघवन कमिटी और उसका रिकमेंडेशन पूछा था 22 में. So what was Raghavan committee and what were recommendations of Raghavan committee? Direct question. ठीक है. फिर पूछा है कार्टल, अग्रीमेंट पूछा है, अग्रीमेंट. अभी ना ये केस सुनो, सुनो ध्यान से. ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ओनर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज. ठीक है, कौन थे ओनर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फॉर्म किया था. यूनानिमसली डिसाइडेड टू रेज द प्राइस. वो लोग ने सबने मिलके क्या डिसाइड किया? टू रेज द प्राइस ऑफ द सीमेंट अबाउ कॉम्पिटिटिव लेवल्स. कंपटीशन से ऊपर बढ़ के उन्होंने क्या किया? प्राइस को रेज किया, रिजल्टिंग इन इंजुरी टू द कंज्यूमर्स एंड टू द इकोनॉमी. उसकी वजह से क्या हो रहा था? इंजुरी. किसको इंजुरी हो रहा था? कंज्यूमर्स एंड इकोनॉमी. But the decision taken by organization was not in writing and is not intended to be enforced by legal proceeding. ना ही legal proceeding का intention था, ना ही writing में किया था. Discuss whether decision taken by organization may be considered as an agreement. तो तुमको क्या लिखना है? अग्रीमेंट का डेफिनेशन. जहां पे बोलता है वो कि राइटिंग में नहीं हुआ तो भी चलता है और लीगल प्रोसीडिंग का मोटिव नहीं रहेगा तो भी अग्रीमेंट है. तो डेफिनेशन लिखोगे और फिर आंसर लिखोगे कि अरेंजमेंट बिटवीन सीमेंट इंडस्ट्रीज अग्रीमेंट इवन दो इट इज नॉट इन राइटिंग एंड नो इंटेंशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. वेरी क्लियर. जून 23 में पूछा हुआ है. प्रोविजन सेम है, सिर्फ केस फॉर्मेट डाल दिया. समझ में आ रहा है? फिर कार्टल पूछा कितनी बार? 13 में, 21 में, 18 में, 21 में. 5-6 बार कार्टल्स पूछ चुके हैं वो लोग. सो व्हाट डू यू मीन बाय कार्टल? एक्सप्लेन रेफरेंस टू कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. फिर 1 2 3 4 4-5 बार पूछा है कंड्यूसिव टू कार्टल. What is cartelization and when it is conducive? सिर्फ व्हाट, हाँ, मीनिंग ऑफ कार्टल एंड व्हेन इट इज कंड्यूसिव. सिर्फ कार्टलाइजेशन भी पूछा है एंड कंड्यूसिव वाला भी अलग से पूछा है. तो टोटल कार्टल्स पे ही 10 बार क्वेश्चन आया है. सिर्फ कार्टल पूछा तो कंडीशन के ऊपर तक का ही लिखना. हाँ, क्लियर. कंज्यूमर पूछा 2018 में. पर्सन पूछा है 2019 में, बट तुम्हारे यहाँ पे नहीं है. इसमें देखना पर्सन का मीनिंग. फिर सर्विस पूछा जून 2022 में. सब 3-3 मार्क. एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट पूछा 13 में, 14 में, दिसंबर 21 में, दिसंबर 18 में, दिसंबर 20 में. मैम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हाँ, पेज नंबर बता. ये सो उसमें कैसा लिखने का पता है? अगर सिर्फ कम मार्क्स के लिए पूछा ना तो इसका एक एक लाइन ही लिखने का. ऊपर वाला तो लिखना ही पड़ेगा, बट इसका क्या लिखने का? सिर्फ
एक एक लाइन लिख के छोड़ देना। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 फॉर 3 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स। क्या एग्जेम्पशन वो लोग ने नहीं डाला है, सिर्फ एंटी कॉम्पिटिटिव पूछा ना, तो एग्जेम्पशन छोड़ देना। टाइप्स ऑफ वो अलग से पूछेंगे, वो नहीं डालना, सिर्फ यहाँ पे यहाँ तक छोड़ देना, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस तक। समझ में आया? हेलो, चलो ओके, आगे क्या बोल रही थी मैं? बिड रिगिंग पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय बिड रिगिंग? क्या बेटा? मुझे इतना दूर से दिखेगा नहीं राजा, कौन सा बैग? यस, डेफिनेटली यस। फिर सिर्फ 4 पूछे हैं 2019 में। बिड रिगिंग पूछा, टाइम अरेंजमेंट पूछा, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट एंड रिफ्यूजल टू डील। ये 4 चीज पूछा इन जून 2019। तो तभी बिड रिगिंग सिर्फ एक्सप्लेन करने का, पूरा नहीं लिखने का, क्योंकि 4 चीज पूछा 3 मार्क के लिए, तो पूरा नहीं लिखने की जरूरत है। सिर्फ बिड रिगिंग को क्या करने का? एक्सप्लेन करने। सिर्फ बिड रिगिंग पूछा तो पूरा लिखना पड़ेगा। 4 पूछा है वो भी 3 मार्क के लिए, तो बिड रिगिंग क्या करोगे? सिर्फ एक्सप्लेन करो। समझ में आया? फिर कल्यूसिव बिडिंग पूछा है, सेम आंसर आएगा, है ना? फिर वर्टिकल अग्रीमेंट्स पूछा है, व्हाट आर वर्टिकल अग्रीमेंट्स? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, सिर्फ वर्टिकल पूछा है 3 मार्क के लिए। फिर टाइन अरेंजमेंट पूछा 3 मार्क के लिए। रिफ्यूजल टू डील पूछा 3 मार्क के लिए। उसके साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाल देने का, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट एंड वर्टिकल अग्रीमेंट है ना, वो ऐड कर देने का रिफ्यूजल टू डील के साथ। तो सबसे पहले अगर 3 मार्क के लिए पूछा रिफ्यूजल टू डील, तो रिफ्यूजल टू डील किसका हिस्सा है? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का। तो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद रिफ्यूजल टू डील डाल दो। रिफ्यूजल टू डील किस में आता है? हॉरिजॉन्टल में आता है या वर्टिकल में आता है? तो दोनों में हो सकता है, तो दोनों साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर। समझ में आया? फिर तुम्हारा कंपटीशन एक्ट क्वेश्चन पूछा है, डज नॉट प्रोहिबिट डोमिनेंस बट अब्यूज ऑफ डोमिनेंस।
डोमिनेंट मना नहीं करता है कंपटीशन एक्ट, क्या मना करता है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तो तुमको पूरा सेक्शन 4 एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 7 मार्क। फिर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या है वो पूछा है। व्हाट इज मेंट बाय डोमिनेंट पोजीशन, प्रिडेटरी प्राइसिंग अलग से पूछा है 2020 में। सो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पे 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन। समझ में आया? फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कॉम्बिनेशन पूछा है, तो सिर्फ सेक्शन नंबर 5। फिर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है, सेक्शन नंबर 6। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट अलग से पूछा है जून 22 में, तो डब्बे के साथ, सेक्शन नंबर 5। What is threshold limit for regulation of combination under section 5 of Competition Act? कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और चार्ट बनाओ, बात खत्म हो गई। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चंस कैसे आता है? यू कैन रेफर टू। कब टेस्ट तो बताया नहीं। 15 पेज है, 5 तारीख, नहीं क्यों बर्थडे 6 तारीख? ये बहुत लेट नहीं हो गया? 15 पेज पढ़ने को तुमको 5 दिन चाहिए, 6 दिन? ये तुम लोग पागल हो। तुम्हारा 10 पेज घंटे का टारगेट होएगा धीरे धीरे, 10 पेज 1 घंटा, तुम 5 दिन मांग रहा है 15 पेज के लिए। छह uh, 15 20 marks। क्या डिसाइड हुआ डेट? मैं तुम्हारा देख रही थी कि कोई और बच्चों का एग्जाम है क्या, 10 को है सीधा। बीस 21 प्रीलिम्स बोल रहा है, मेन एग्जाम ना 21। प्रीलियम तो चालू है उनका। ठीक है, 7 इट इज, बट 7 मॉर्निंग आना पड़ेगा तुम्हें। जब भी दे दो। सी 10 तारीख को ना, 9 को दे सकते हो, 9 को एग्जाम खत्म हो जाएगी, तो फिर 18 को ही दो। नहीं, मेरे आने के बाद दो, ठीक है? या मैं ट्यूसडे हूँ बट तभी तुम्हारा एग्जाम है ना,
तो फिर मैंने आगे के बाद दे दो, या इज्जत में देने वाले हो तो पेपर ले जाना, घर पे बैठ के लिख के सबमिट कर देना, बट अगर डिसिप्लिन है तो ही देना। अगर मुझे समझा तुमने चीटिंग किया है, तो उसके बाद कोई टेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, और मुझे समझेगा तुम्हारे लैंग्वेज से। समझ में आया? वैसे अब तुम कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूट ही बब्बू मारेगा, मेरे फर्क नहीं पड़ता। चलो, हाँ सेक्शन के साथ लिखना है, एज इट इज मंडे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉ चेंज मत करना। चलो, सीसीआई का बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश अ कमीशन टू बी कॉल्ड सीसीआई बाय इश्यू ऑफ, बच्चे लोग आज जहां तक पढ़ेंगे ना वहां तक टेस्ट, हाँ आज जहां पे खत्म करेंगे वहां तक टेस्ट, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश अ कमीशन, किसको किसको पावर दिया कमीशन एस्टेब्लिश करने का? उसका नाम क्या दिया, कैसे दिया? बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। क्लियर। कॉम्पिटिशन कमीशन देखो एक तरीके का क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट म्हणजे कंपनी जैसा, और कंपनी जैसा है तो उसके पास सब कुछ होगा, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, फिर पावर टू अक्वायर, होल्ड व्हाट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम बाय द सेड नेम, सू और बी सूड। कंपनी के सारे फीचर्स किसके पास है? सीसीआई के। वेरी क्लियर। The head office of the commission shall be at such place as CG may decide from time to time. Head office कहाँ रहेगा? जहाँ पे CG decide करेगा। Central government established the CCI having its head office at New Delhi. फिलहाल किधर है उसका head office? New Delhi. The commission has also been authorized to establish its office at other places in India. फिर CCI और कहाँ पे रखेगा? Commission authorized it to establish office at other places in India. Thus, the law provides for setting up of CCI's offices at places other than that of its headquarters. हेडक्वार्टर किधर? न्यू दिल्ली में, दूसरे ऑफिसेस इंडिया में बना सकता है। Composition of commission, देखो composition of commission as spelled out under section 8. composition कहाँ दिया है? section 8 में। उसमें कितने लोग होते हैं चेक करो सीसीआई में। एक होगा चेयरपर्सन, फिर नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर्स। तो एक होगा चेयरपर्सन, दूसरे मिनिमम 2, मैक्सिमम 6 मेंबर्स। करेक्ट है? तो यहाँ पे ये मेंबर्स ही सारे काम करते होंगे? नहीं, इनके पास अथॉरिटी होता है, उनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं काम करने वाले, बट ये लोग कौन होते हैं? हेड होते हैं। समझ में आया? The chairperson and members are appointed by regarding qualification of chairman and other members. 8(2) provides, अभी बच्चे लोग हम लोग ये नहीं बोल सकते ना चेयरमैन सीए होगा, चेयरमैन सीएस होगा, या मेंबर्स ये होंगे वो होंगे, ऐसा क्वालिफिकेशन हम लोग नहीं दे सकते। तो क्वालिफिकेशन ये लोग कैसे देते हैं? जेनरिक देते हैं, जहां पे वो लोग बोलते हैं कि पर्सन कैसा होना चाहिए? एबिलिटी वाला, इंटीग्रिटी वाला एंड कोई स्टैंडिंग वाला, प्लस उसके पास होना चाहिए स्पेशल नॉलेज ऑफ एंड सच प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए? नॉट लेस देन, कौन से इंडस्ट्रीज में चेक करो, फटाफट चेक करो कौन से इसका स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए।
पढ़ा? कितने याद रहे? इंटरनेशनल ट्रेड, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स और कंपटीशन मैटर्स इंक्लूडिंग कंपटीशन लॉ एंड which in the opinion of central government may be useful to commission. समझ में आया? कितने साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए? 15 साल का, है ना? The chairperson and other members are appointed on what do you mean by whole time basis? नहीं, पूरे साल नहीं, फुल टाइम वो लोग सीसीआई को डेडिकेट करेंगे, कहीं और जॉब नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम लोग होल टाइम बेसिस. तो देयर आर टू, या तो होल टाइम बेसिस या पार्ट टाइम बेसिस. पार्ट टाइम मतलब तुम कहीं और भी जॉब करे, होल टाइम मतलब पूरा टाइम किसको देना पड़ेगा? सीसीआई को. क्लियर? मीटिंग ऑफ commissions. Commission कब मिलता है? Section 22 provides that commission shall meet at such times and places and shall observe such rules and procedure in regard to transaction of business at its meeting as may be provided by regulation. कुछ particular बोला क्या? कौन से टाइम पे मिलेगा, कौन से प्लेस पे मिलेगा? नहीं, बोला such time and places and shall observe such rules and procedure in regard to transaction of business which are provided by the रेगुलेशन में जैसा प्रोवाइड किया है वैसे टाइम पे मिलेगा, वैसे प्लेस पे मिलेगा और उस हिसाब से बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगा. क्लियर? द चेयरपर्सन इफ फॉर एनी रीजन, ये पढ़ो, मुझे बताओ क्या बोला है. हेड. तो जो भी सीनियर मेंबर रहेगा बराबर है ना? मीटिंग में मतलब मिनिमम कितने मेंबर है अपने पास? चेयरपर्सन में मिनिमम 2, मैक्सिमम 6. बराबर है. चेयरपर्सन एब्सेंट रहा मीटिंग से तो जो भी मेंबर होगा उसमें से कौन? सीनियर मोस्ट. वो क्या करेगा? मीटिंग को हेड करेगा. सिंपल. वर्ड क्या पढ़ा हम लोग ने? हेड का प्रिसाइड. हमेशा ये वर्ड याद रखना भी. मीटिंग में चेयरपर्सन क्या करता है? मीटिंग को प्रिसाइड. गॉट द पॉइंट? All question which come up before any meeting of commission shall be decided by the अभी से फॉर एग्जाम्पल 6(2) में नोटिस आया है जहाँ पे डिसाइड करना है कि कॉम्बिनेशन अलाउ करना है या कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करना है. तो कैसे डिसाइड होगा? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वोट करेंगे. मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वोट करेंगे. बट इन सिचुएशन अगर से फॉर एग्जाम्पल अपने पास 5 मेंबर्स है और एक चेयरपर्सन है, सब वोट करेंगे, बराबर है. और हो सकता है 3 ने हाँ बोला, 3 ने हो गया इक्वालिटी ऑफ वोट्स. इक्वालिटी ऑफ वोट्स हुआ तो क्या होएगा? तो जो भी चेयरपर्सन है, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कोई मेंबर प्रिसाइड करता है मीटिंग को, तो या तो चेयरपर्सन या तो मेंबर प्रिसाइडिंग द मीटिंग, वो देगा तुम्हारा सेकंड. वो देगा सेकंड वोट, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट. जिसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट. अभी अगर चेयरपर्सन या जो भी मेंबर प्रिसाइड करे मीटिंग को, वो और एक वोट दे देगा तो अभी इक्वालिटी चला जाएगा. समझ में आया? So, and in the event of equality of votes, the chairperson or in his absence, the member presiding shall have second or clear. However, the quorum for such meeting shall be 3 members. Now, what is quorum? इसके बारे में हमने ET में भी बात की है. टोटल नंबर minimum number of members to be present in the meeting for conducting valid मीटिंग. अगर कोरम प्रेजेंट ही नहीं है तो मीटिंग हो ही नहीं सकता बच्चा लोग. तो वैलिड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो सीसीआई को मीटिंग कंडक्ट करना है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए? 3 लिए ना. ऐसा क्या करो? अरे मीट अभी तुम बोलोगे मैम मिनिमम तो 2 मेंबर्स है,
तो 3 कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं भाई? 2 मेंबर प्लस 1 चेयरमैन हो गए ना 3। समझ में आ रहा है? तो कोरम कितने का होना चाहिए? मिनिमम 3 मेंबर्स, मतलब 3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आया? चलो आगे। अभी द पॉइंट इज, मुझे बताओ सीसीआई का जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स है उसको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ढूंढते फिरेगा ये तू अच्छा आदमी लग रहा है, चल 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 तू चेयरपर्सन बन जा, तू अच्छा आदमी लग रहा है, चल तू मेंबर बन जा, ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सिलेक्शन कमिटी है। क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर? सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी रिकमेंडेशन देता है और अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन एंड मेंबर अपॉइंट करता है। समझ में आया? अपॉइंट कौन करता है? सीजी। किसके रिकमेंडेशन पे? सिलेक्शन कमिटी के। तो हम लोग ये आंसर में पढ़ेंगे कि सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं। समझ में आया? सेक्शन 9 में क्या पढ़ेंगे? हु आर देयर इन द सिलेक्शन कमिटी। गॉट द पॉइंट? चल पढ़े क्या? Section 9, subsection 1 envisages that chairperson and other members of the commission shall be appointed by the CG from a panel of the names recommended by a selection committee. बराबर है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? सीजी। बट किसके रिकमेंडेशन पे? सिलेक्शन कमिटी के। अभी सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन है? फर्स्ट, सबसे पहला, ध्यान से देखो कितना बड़ा आदमी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नॉमिनी इज द चेयरपर्सन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। समझ में आया? कौन चेयरपर्सन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका कोई नॉमिनी वुड बी द चेयरपर्सन ऑफ विच कमिटी? सिलेक्शन कमिटी। एंड व्हाट डज सिलेक्शन कमिटी डू? recommend the name of the chairperson and members of commission. Is that clear? नेक्स्ट कौन होएगा? सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एमसीए का सेक्रेटरी, तुम्हारा एमसीए का सेक्रेटरी विल बी द मेंबर। देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी विल ऑल्सो बी द मेंबर। मतलब 3 लोग समझ में आए? एक चेयरपर्सन होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नॉमिनी होगा, फिर मिनिस्ट्री एमसीए का सेक्रेटरी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी। सेक्रेटरी रे, ये 2 मेंबर्स होंगे। आईसीएसआई का सेक्रेटरी नहीं बेटा, एमसीए का। एमसीए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। आईसीएसआई का सेक्रेटरी आईसीएसआई में सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन। देख बेटा, द पॉइंट इज ना, तुम क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो? उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? नहीं। वैसे ही गवर्नमेंट जॉब में कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होता है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए कोई चीज का। समझ में आया? सो ऐसा नहीं है कि तुम सीएस हो तो एमसीए का सेक्रेटरी बन सकते हो, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तुम अप्लाई करो, तुम एलिजिबल हो तो तुम बन सकते। क्लियर? अभी यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन क्या है? डॉक्टर है। अभी डॉक्टर मतलब दवाइयों वाला नहीं, कुछ पीएचडी किया रहेगा। एमसीए का क्या है वो? क्लियर? ठीक है। फिर एडिशनल सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर, कुछ लिखा है क्या? सीएस नहीं, श्रीमती। क्लियर? तो कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं होता है, रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस चाहिए होता है। क्लियर? जॉइंट सेक्रेटरी अलग अलग डेजिग्नेशन है, तो सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल आता है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी आता है। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब बहुत सारे हैं, देख ये नीचे का जॉइंट सेक्रेटरी है, तो सब लोग मिलके नीचे का डेजिग्नेशन है। सेक्रेटरी एक होता है, फिर एडिशनल होता है, फिर जॉइंट काफी होता है। क्लियर?
समझ में आया? दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। मिलता रहेगा तो मैं वो भी बताती हूँ तुमको। बीसीसीआई आता है प्लेस। ये देख, ये कौन है? चेयरपर्सन। अभी उसका कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, बट उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सारे फील्ड्स में है। दिख रहा है? इतना उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ये सीजीआई का नॉमिनी रहेगा। सीजीआई होता है या उसका नॉमिनेटेड पर्सन, तो ये सीजीआई नहीं है, तो कौन है उसका नॉमिनेटेड पर्सन। क्लियर? फिर अनिल है ना? क्यों अनिल अग्रवाल? बराबर। लॉ एंड जस्टिस आ गया। फिर श्वेता, शी इज फर्स्ट मेंबर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू बी पार्ट ऑफ एज अ लॉयर। शी हैज मोर देन 2 decades ऑफ रिच एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? लॉयर का काम। श्री दीपक अनुराग, उसने काम किया है एज एडिशनल डेप्यूटी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। ऐसे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं। तो फिलहाल कितने मेंबर है अपने पास? 3। कैग आ गया, मतलब एमसीए का सीए का अकाउंटेबिलिटी आ गया। सीए भी तो एमसीए के अंडर है ना, और सीएजी क्या होता है? ऑडिटर होता है, तो वो भी एमसीए के अंडर आ जाए। समझ में आया? तो 1 चेयरपर्सन है, 3 मेंबर है, टोटल कितने हुए? 4 फिलहाल। गॉट द पॉइंट? जस्ट याद रखना है। तो रवनीत कौर इज द चेयरपर्सन ऑफ सीसी। मेंबर में है 3, अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ एंड दीपक अनुराग। अनिल अग्रवाल, श्वेता श्वेता कक्कड़ एंड दीपक अनुराग। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से 2 थे, एक आईपीएस वाला बंदा था, दूसरा लॉयर वाला बंदा था, बट प्राइवेट सेक्टर से बंदी थी, लॉयर से, है ना? फर्स्ट टाइम बोला है कि प्राइवेट सेक्टर से किसी ने सीसीआई ज्वाइन किया। फिर लास्ट 2 experts of repute who have special knowledge and professional experience in international trade, economics, business, commerce and law। तो वो जो लॉयर थी वो कौन से कैटेगरी में थी? एक्सपर्ट कैटेगरी में थी। बराबर है। फिर एमसीए से वो कैग वाला बंदा था, राइट? फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स और कंपटीशन मैटर्स इंक्लूडिंग कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। ये सिलेक्शन कमेटी में किधर ज्वाइन कर रही हूँ उसको। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? बराबर है। ये हम लोग ने सीसीआई का पैनल देखा ना, सिलेक्शन कमेटी का देखना था अपन, सीसीआई का देखा।
सॉरी माय बैड, मैंने मिक्स कर दिया। तुमको समझा क्या कि मैंने मिक्स कर दिया? नहीं, तुमने हाँ बोल के कर दिया। हम लोग ने जो देखा वो सीसीआई के चेयरपर्सन एंड मेंबर थे, सिलेक्शन कमिटी के नहीं थे। माय बैड, आई एम सॉरी 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 सॉरी। तो वो क्या थे? सीसीआई के चेयरपर्सन एंड मेंबर थे, सिलेक्शन कमिटी के नहीं। क्लियर? तो सीसीआई का चेयरपर्सन इज रवनीत कौर एंड मेंबर 3, तो टोटल 4। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। यहाँ पे कौन कौन होना चाहिए याद करो, बाय हार्ट करो ये आंसर को। सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होने चाहिए? डन। सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नॉमिनी वुड बी द चेयरपर्सन, secretary in ministry of corporate affairs would be the member, secretary of ministry of law and justice would be the member। फिर 2 experts having special knowledge, कितने याद रहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, इको, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स, जो ऊपर पढ़े थे वही सब है नाम, इंक्लूडिंग कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी वुड बी द मेंबर। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5। समझ में आया? टोटल कितने होंगे? 5 लोग इन द सिलेक्शन कमिटी। क्लियर? टर्म पता करो, बताओ मुझे। क्या टर्म है? 5 years। रीअपॉइंट हो सकते हैं क्या? Yes. रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। टर्म कितना है? 5 साल का। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, बट उनका एज लिमिट दे दिया। देखो एज लिमिट कितना है? 65 years। सो ऑफिस मैक्सिमम कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं? जितना एज उनका जब 65 इयर्स का होगा। क्लियर? वैकेंसी मतलब बीच में ही छोड़ के चले जाना। वैकेंसी तो वैकेंसी कैसे हो सकता है? रेजिग्नेशन से हो सकता है, रिमूवल से हो सकता है और डेथ से हो सकता है ना? रिजाइन कर दिया बीच में ही टर्म के तो वैकेंसी, रिमूव कर दिया लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो भी वैकेंसी। हमेशा याद रखना रिमूव कौन करता है? जो अपॉइंट करता है। अपॉइंट कौन करता है? सीजी। तो रिमूव भी कौन करेगा? सीजी। तो रिजाइन किया, रिमूव किया या डेथ हो गया, इन दैट सिचुएशन क्या होएगा? वैकेंसी हो जाएगा। बराबर है? तो वैकेंसी को फिल कैसे किया जाएगा? बाय फ्रेश अपॉइंट। समझ में आया? The chairperson and every other member shall before entering upon his office make and subscribe to an oath। तो जब भी वो लोग ऑफिस एंटर करेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या लेते हैं? शपथ। क्या लेते हैं? शपथ। भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा या तुम्हारा चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है, ये भी क्या लेता है? शपथ लेता है। बिफोर सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्यों शपथ लेता है? ऑफिस एंड सीक्रेसी के बारे में। अब ये पढ़ो पैराग्राफ और मुझे बताओ। They are most members that have to subject chairperson. Fresh appointment. बराबर है। सो वैकेंसी हुआ तो सीनियर मोस्ट मेंबर भागदौड़ संभाल लेगा चेयरपर्सन का, जब तक चेयरपर्सन फ्रेश अपॉइंट नहीं। वेरी क्लियर? When the chairperson is unable to discharge his function owing to absence, illness, खाली नहीं हुआ है बट छुट्टी पे है या बीमार है,
तो इन सिचुएशन भी कौन मदद करेगा उसकी? सीनियर मोस्ट मेंबर डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन अंटिल द डेट ऑन विच चेयरपर्सन resumes द चार्ज ऑफ हाँ, जब तक चेयरपर्सन की कुर्सी खाली हो गई ना, तो काम कौन करेगा चेयरपर्सन का? तो सारे मेंबर्स में जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए ऑफिस में रहेगा उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं बनाते हैं, उसको अप्लाई करना पड़ेगा वो पोस्ट के लिए, अगर उसको बनना है तो अपने आप नहीं बनाते, होता रहेगा कुछ इंटरनल उनका, बनाना चाहिए आइडियली, करते होंगे शायद इंटरनली कुछ, बट बोला है जब तक चेयरपर्सन की कुर्सी खाली है तब तक सीनियर मोस्ट मेंबर उसके फंक्शन डिस्चार्ज करे। ठीक है, ओके, आज के लिए रुक जाए। तो यहां तक है तुम्हारा पोर्शन ऑफ द टेस्ट, क्लियर? और 7 तारीख को टेस्ट एज यू सेड। आज 1 तारीख है, 1 तारीख गया, 2 3 4 5 6, बाप रे, 5 दिन में तुम पढ़ोगे 20 पेज, 19 पेज, क्लियर? ठीक है, मार्क्स गंदे आए ना तो देखो तुम। चलो, थैंक यू वेरी मच।